हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम एनालाइज करने वाले हैं। 22 जून को 2 शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और दोनों शिफ्ट्स का जो कॉमर्स पोर्शन बनता है वो 75 यानी कि 150 क्वेश्चंस का पूरा सेट बनेगा। तो ये एग्जाम एनालिसिस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। 23 जून को किसी कारण की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया था, बट वो एग्जाम डेफिनेटली होना है और जब वो एग्जाम होगा तो उसके लिए आप और बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड रह पाएंगे अगर आप इन डिटेल सेशंस को देखते हैं। इसीलिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉमर्स एग्जाम 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम कॉमर्स एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो 75 क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पास एक सेट से है कॉमर्स का और 75 क्वेश्चंस दूसरे सेट से हैं। टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस हैं और 150 क्वेश्चंस एक सेशन में कंप्लीट कराना इज नॉट पॉसिबल और फिर वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे, एक लेक्चर लेंगे, एक सेशन जिसमें हम कंप्लीट 25 क्वेश्चंस आपको कराएंगे और ऐसे ही हम 6 सेशंस कंप्लीट कराएंगे जिससे कि आपके टोटल 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। ठीक है, सो आपको भी फायदा रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आराम से आप हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे थे प्रीवियस शिफ्ट्स में। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। जैसे ही हम पूरा का पूरा एक सेट कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जब हम 75 क्वेश्चन का एक कंप्लीट हो जाएगा, आपका मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो इसकी कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सपना के नाम से मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। यहाँ पर मैं आपको फ्री में ये कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। देन ऐसे ही जब हमारे आगे के लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तो उसका भी एक कंबाइंड पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो वो फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लिंक को ज्वाइन करके, ग्रुप को ज्वाइन करके इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। अब हम एक एक करके हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रीना वर्ल्ड ट्रेवल्स हैज अ हेड ऑफिस इन साउथ मुंबई। रीना वर्ल्ड ट्रेवल्स एक फर्म है जिनका हेड ऑफिस साउथ मुंबई में है और इनकी ब्रांच जो है वो थाने में। ठीक है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? साउथ ऑफिस, और इनका साउथ मुंबई और इनका ब्रांच है थाने। The branch collects inquiries and travel plans from prospective clients and transmits this data to the head office. ब्रांच क्या करता है? ब्रांच सारी की सारी इंक्वायरीज कलेक्ट करता है, जो लोग इन पे पूछते होंगे क्वेश्चंस कि हमें ये चीजें बुक करवानी है, इसके क्या चार्जेस हैं, यहाँ जाने के क्या चार्जेस लगेंगे, है ना, या फिर ट्रैवल प्लान्स हैं क्लाइंट्स के, और ये सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करके वो हेड ऑफिस को जमा करता है। तो ब्रांच क्या करता है? सारा डेटा कलेक्ट करके हेड ऑफिस को जमा कर देता है और जो एक्चुअल ट्रैवल अरेंजमेंट्स है, जैसे कि आपका ट्रेन का टिकट बुक करना, फ्लाइट का टिकट बुक करना या आपके होटल रूम्स बुक करना, तो ये सारी की सारी चीजें कौन करता है? ये करता है आपका हेड ऑफिस। अब क्लाइंट्स को यहाँ पर जो पेमेंट करनी है वो डायरेक्टली पेमेंट्स कहाँ आ रही है? हेड ऑफिस के पास, है ना। जितना भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो हेड ऑफिस के पास जाता है, हेड ऑफिस उसके आगे की फर्दर ट्रांजेक्शन करता है। यानी कि क्लाइंट जब अपने होटल्स या फिर अपने फ्लाइट टिकट्स की बुकिंग का पेमेंट करेगा तो वो हेड ऑफिस को पेमेंट करेगा। तो हमसे पूछा है कि जो थाने ब्रांच यहाँ पर है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो आप सभी ने
ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने कई बार फ्री सेशंस यहाँ पर यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने इसको रिवीजन के तौर पर भी करा है, एमसीक्यू के तौर पर भी करा है और डिटेल्ड क्लासेस भी हमने इसकी करी है। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास ब्रांचेस के टाइप्स हैं, जैसे कि डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, होम ब्रांच, है ना। अलग अलग टाइप्स की हमने ब्रांचेस ऑलरेडी स्टडी करी है। तो अब यहाँ पर हर एक काम कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो ये जो थाने ब्रांच है, यानी कि ब्रांच ऑफिस जो है वो कंप्लीटली हेड ऑफिस पर डिपेंड करता है। तो ये किस तरीके की ब्रांच है? बिल्कुल आसानी से हमें इसका आंसर मिल रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच। जब कोई ब्रांच अपने सेपरेट अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करती, जब कोई ब्रांच अपने सेपरेट अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करती, इनके अकाउंट्स भी हेड ऑफिस ही प्रिपेयर करता है, ऐसे ब्रांच को कहा जाता है एक डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन जब कोई ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खुद ही प्रिपेयर करती है, तो हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऐसे ही आपके पास फॉरेन ब्रांच आती है, होम ब्रांच आती है। ये सारे के सारे डिस्कशन हम ऑलरेडी हमारे सेशंस में कर चुके हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फ्रॉम ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये नोट करते रहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछा गया था। लाइक आप अपने नोट्स में लिखते रहिए कि पहला क्वेश्चन ही ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से आया था, और उसके आगे लिख दीजिएगा कि ये एग्जाम का जो क्वेश्चन है, क्या ये बहुत हाई लेवल का था, क्या ये मॉडरेट लेवल का था, या ये बहुत ही इजी लेवल का था। इससे जब आप डिटेल में इसको एनालाइज कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल ओवरऑल कैसा रहा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद के नोट्स में एक बार इन चीजों को जरूर ऐड ऑन करें। ओके, चल, तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाइल डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉयर कैन टेक इनटू अकाउंट द एम्प्लॉयज लॉस अंडर द हेड। कह रहा है कि जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस कट करता है, तो एम्प्लॉयर यहां पर एम्प्लॉय के कौन से हेड के लॉस को सेट ऑफ यहां पर कर सकता है, कंसिडर कर सकता है किस हेड के लॉस को। तो जब यहाँ पर एम्प्लॉय की बात आ रही है, टीडीएस की बात आ रही है, तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 टीडीएस से पूछा गया था, है ना, ताकि आप दोबारा से एक बार उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ले और अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, which of the following enables the auditor to verify the adequacy of the provision of doubtful debts? इनमें से कौन सा ऑडिटर के लिए सबसे एडिक्वेट तरीका है, सबसे सही तरीका है, जिसमें वो वेरीफाई कर सकता है कि डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाया गया है या नहीं, है ना। तो इस चीज के लिए हमें ऑप्शंस पढ़ने होंगे, एक एक करके ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। दूसरा है कॉपीज ऑफ डिलीवरी चालान्स इशूड फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। तीसरा है ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ऑप्शन डी कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इशूड बाय द कंपनी। देखो, अगर आप सेल इनवॉइसेस की कॉपी करते हैं जो कंपनी ने ही इशू करी है, तो ये डॉक्यूमेंट तो कंपनी के खुद के हैं, ये एक एडिक्वेट तरीका नहीं होगा, क्योंकि कंपनी इसमें कुछ हेरा फेरी कर सकती है। इसी तरीके से कस्टमर से आपने कितने ऑर्डर्स रिसीव करे, इसमें भी आप थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर सकते हैं। आप डिलीवरी चालान्स की कॉपीज अपने पास रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल का क्लियर मेंशन है कि हमने कितने अकाउंट्स रिसीवेबल इशू करे हैं, तो ये भी एक एडिक्वेट तरीका नहीं है। बट जो भी आपके पास रिपोर्ट्स होंगी अकाउंट रिसीवेबल की, ये एक एडिक्वेट तरीका बता पाएंगी कि आपने बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाया है या नहीं। तो एजिंग रिपोर्ट यानी कि जो आपकी रिपोर्ट चाहे कुछ महीने की है या कुछ कई साल पुरानी है या फिर 1 साल पुरानी है,
उन सभी की जो रिपोर्ट्स होगी वो बेहतर तरीके से आपको ये बता पाएगी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट हुए थे या नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो, जब हम ऑडिट करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक है हमारे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और इसी ओपिनियन को एक ऑडिटर शेयर करता है ना। एक ऑडिटर बताता है अपना ओपिनियन देकर कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसी कंडीशंस में है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें शो कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। याद होगा आप सभी को, हमने डिटेल क्लासेस में भी इसको पढ़ा था। साथ ही साथ जब हमने एमसीक्यूज करे थे, रिवीजन के भी मैंने आपको एक प्रॉपर लेक्चर बना के दिया था, तो वहां पर भी हमने इस चीज को स्टडी किया था। तो अब ऑप्शन देखिए, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स, भाई ये तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स, ये भी हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस टू आउटसाइड पार्टीज such as suppliers, debenture holders and banks about the financial statements. फाइनेंशियल स्टेट के बारे में एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड करना आउटसाइड पार्टीज को, तो ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने ओनर्स को ये रिपोर्ट करें कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना है, जो भी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बने हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करते हैं। यही बताना एक ऑडिटिंग या ऑडिटर का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड 2021-22 द डिपार्टमेंट सोल्ड ओनली ₹50,000 वर्थ ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू बी। डिपार्टमेंट ए ने क्या किया, बी को 50,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, एज ऑन 3 मार्च 2022 द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी वॉज ₹30,000 ओनली। अब यहाँ पर बी का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना था, 30,000। ठीक है, जितना भी सामान 50,000 रिसीव किया गया था फ्रॉम ए, ये बैलेंस बचा है अब 30,000। तो हमसे पूछा है कितना अमाउंट हम जो है स्टॉक रिजर्व में मेंटेन करेंगे। तो देखो, स्टॉक रिजर्व का बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या, कि जितना भी आपके पास कैपिटल स्टॉक है अपॉन 100 प्लस मार्कअप वैल्यू 25%, ठीक है, इनटू 25% जो भी आपको एडिशनल मार्कअप वैल्यू दी थी। यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है, हाँ 25% यहाँ पर मिसिंग है। मैं वही सोचू कि क्या चीज यहाँ पर मिसिंग है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एरर हो गया था यहाँ पर। ये 25% मिसिंग था, मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है, और करेक्ट मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगी जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला होता है कैपिटल स्टॉक अपॉन 100 प्लस जो भी मार्कअप वैल्यू दी है इनटू 25%। तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक कितना है हमारे पास, 30,000, और हमारे पास 125 मार्कअप वैल्यू बनेगी इनटू 25। आप इसे सॉल्व करेंगे, 25 5 125, देन 5 6 30 एंड 000। तो ये आएगा आपका आंसर ऑप्शन डी, 6,000। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हमसे अगेन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से पूछा गया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे स्टॉक रिजर्व पूछा था। अगर हमें स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करके दे दूंगी आप लोगों को, बिकॉज ये हिंदी में आपसे पूछा गया था, इसे कन्वर्ट किया इंग्लिश में, इसीलिए यहाँ पर कुछ एरर आया है। तो उसे हम करेक्ट करके आपको पीडीएफ में सही करके इसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। 80 QQB मिलता है आपको, जो रॉयल्टी मिलती है ऑथर्स को अपनी बुक्स के ऊपर, जो रॉयल्टी मिलती है उससे रिगार्डिंग ये सेक्शन होता है। और हमसे पूछा है कि बताओ इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। एक एक करके पढ़ते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर ऑथर्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड जर्नल्स। तो भाई ये पहला ही चीज यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि ये जो लिटरेरी आर्ट्स की जो बुक्स होती है उसके ऊपर जो हमें रॉयल्टी मिलती है वहां पर हम इस सेक्शन का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले ही हमें क्या मिल गया, फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया, ऑप्शन ए। आगे भी पढ़ लेते हैं। इट इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली, यस। मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 3 लाख की, बिल्कुल। जब आप डिडक्शन अवेल करेंगे तो या तो लमसम अमाउंट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपीराइट फीस को ले सकते हैं, उतना आप डिडक्शन चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम डिडक्शन होती है 3 लाख की, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कि ये जो बुक है इसका जो डिडक्शन है वो टेक्स्ट बुक्स और जर्नल के लिए मिलेगा, नहीं, आप लिटरेरी आर्ट्स की जो बुक्स होती है उसके लिए इसकी डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 80 QQB से। डिडक्शन पे मैंने सेपरेट लेक्चर भी लिया था यहाँ पर कंप्लीट, और डिटेल में भी मैंने आपको हर एक चीज को यहाँ पर करवाया था। तो प्लीज अगर आप चाहे तो उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a reason for following the self balancing ledger system। इनमें से कौन सा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम को फॉलो करने का कारण नहीं है। हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर फॉलो करते हैं, इसके कुछ रीजन है और हमें फाइंड करना है इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। पहला बोला है टू मेक फिगर्स ऑफ टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स रेडिली अवेलेबल। हमारे पास टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को फॉलो करते हैं, करेक्ट है। दूसरा है हम बहुत जल्दी हमारे एरर्स को डिटेक्ट कर पाए, इसीलिए भी हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को फॉलो करते हैं, ये भी करेक्ट है। हमारे इंटरनल चेक्स और बैलेंसेस को हम स्ट्रॉन्ग कर सके, इसके लिए हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, ये रीजन भी करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रॉन्ग क्लासिफिकेशन से बचने के लिए, टू प्रिवेंट रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, हम कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दे और रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दे, इस गलती से बचने के लिए हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को फॉलो करते हैं। तो ये कोई रीजन नहीं है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को फॉलो करने का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन 8, which of the following items will not cause a difference between the bank balance as per cash book and that shown by passbook as on 31st March 2022। तो यहाँ पर इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो बैंक पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं इसको कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो पासबुक और कैश बुक में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी से। चेक ऑफ ₹2,500 issued to a customer on 31st March on account of sales returns was recorded in the cash book but not yet presented for payment to the bank। 2,500 जो है हमने कस्टमर को इशू किया एक चेक सेल्स रिटर्न के तौर पर, जिसे हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हम इसका पेमेंट बैंक पे दिखाना अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, तो बैंक में इसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। क्या इस ट्रांजेक्शन से दोनों बुक्स पे अकाउंट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैश बुक में एंट्री हो गई बट पासबुक में नहीं हुई, तो डिफरेंस तो आएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹400 was directly received by the bank and not recorded in the cash book। हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे हमें 400 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो ये बैंक में डायरेक्टली आ गया बट हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। क्या इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा? बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये भी हमारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ऑप्शन बी, हमने 5,000 कस्टमर से अमाउंट रिसीव किया और उसे जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसका
एंट्री नहीं करी है। क्या इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा? बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 3000 का चेक हमने सप्लायर को इश्यू करा 31 मार्च को, जिसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए और साथ ही साथ हम इसे बैंक में भी प्रेजेंट अभी नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर 3000 की एंट्री ना ही कैश बुक में हुई है, ना ही आपकी बैंक की पासबुक में हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स में डिफरेंस जरूर क्रिएट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? चलिए ओके। क्वेश्चन 9, which of the following is the best suited for the verification of the amounts of sundry debtors? इनमें से कौन सा हम sundry debtors की अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला तरीका है लेजर स्क्रूटनी। हम लेजर की छटनी करें, हम लेजर्स को चेक करें और उसके बाद हम देखें कि सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट यहाँ पर सही तरीके से पुट हुई है या नहीं। दूसरा तरीका है सेल्स इनवॉइसेस जो है हमारे पास, उनकी वाउचिंग करना। तीसरा तरीका है कि डेटर से जाकर डायरेक्टली कंफर्म करना या फिर हमारा बीआरएस को चेक करना। तो इसका करेक्ट आंसर है कि डायरेक्टली जाकर हम अपने डेटर से कंफर्मेशन लें। तो डायरेक्टली जब हम कंफर्मेशन लेंगे अपने डेटर से, तो इससे हम बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारे सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट सही मेंशन है या नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, सेक्शन 80D। 80D, डी फॉर डॉक्टर, याद है ना? तो 80D जहां पर आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपने क्या लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, तो उस पर आपको डिडक्शन मिलती है। सवाल हमसे ये पूछा है कि सेक्शन 80D के तहत इनमें से कौन सा डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करता? तो पहला है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, तो ये हमें अलाउड है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, एज एन एसएससी मैं अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रही हूँ, ये भी करेक्ट है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी हेल्थ चेकअप के लिए, या तो खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो ये भी इसके अंदर अलाउड है। बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये हमारे 80C के अंदर आता है जब हम कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं LIC के अंदर। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में दो सेक्शंस का नॉलेज यहाँ पर आपको होना जरूरी है। 80C भी पढ़ा होना चाहिए, 80D भी पढ़ा होना चाहिए, वरना आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में गड़बड़ी कर जाएंगे, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप डिडक्शंस अच्छे से पढ़कर जाएं। डिडक्शंस से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ओके ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, ABC Limited purchased a new machinery for ₹3 lakh on 1st April 2021। देखो ये है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। हमने एक मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2021 को 3 लाख रुपीस की, ठीक है? इसका नाम रखते हैं M1। आगे बोल रहा है इट परचेज अ सेकेंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर ₹2.5 लाख। हमने 1 जनवरी 2022 को दूसरी मशीनरी खरीदी M2। कितने की है ये मशीनरी? 2.5 लाख। हाँ, अब हमसे कह रहा है ऑन द सेम डे इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर ₹285,000। अब इसी दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 को हम हमारी पहली वाली मशीनरी को बेच रहे हैं 2,85,000 में। तो हमें इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो अप्रैल से जनवरी यानी कि दिसंबर 31 तक 9 मंथ्स होते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 3 लाख इंटू जितना परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में एंड 9/12 कितना है 10%। ओके 10%। ये आएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1500। तो ये कितना हो जाएगा 5 से 15 15 15 यानी कि 2 2 2 5
यहाँ पे गलत लिख दिया, ये आएगा 22500, ये आ गया M1 का डेप्रिसिएशन। अब हम M2 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। M2 का डेप्रिसिएशन क्या है, इसकी आगे कोई डेट दी है कि हमने इसको कहीं पे बेचा है या ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इसकी कोई भी डेट नहीं दी गई है ना। तो इसको डायरेक्टली निकाल लो, 2.5 लाख, 10%, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आप लगाएंगे। 6 12, 2 5 10, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0 into 5, तो 5 5 25, 6250, तो 22,500 और 6250, तो ये आ गया 28750, 28750, ये हमें पहले में अपना डेप्रिसिएशन मिल गया। एक सेकेंड रुकेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास कितना, 28750। और दूसरी चीज इन्होंने पूछी थी कि हम कितने प्रॉफिट पर इसको बेचेंगे, मतलब कितना प्रॉफिट पे हम इसको सेल कर रहे हैं। तो अमाउंट थी आपकी 2 लाख, 3 लाख अमाउंट थी आपकी, जिसपे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 22,500 का। ठीक है, तो ये आया 500, 22,500, और ये आया 22,500 और 9 में से 2 गया 7, ठीक है, देन 9 में से 2 गया, भाई राम क्या हो गया है, इसको स्टक हो गया, 3 लाख 22,500, 22,500, 500 आया, 9 में से 2 गया 7, देन अगेन 9 में से 2 गया 7, और 277,500। ठीक है, जबकि हमारे पास हमारी मशीनरी कितने की है, 285,000 की, है ना। तो यहाँ पर आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा आपके प्रॉफिट का। यहाँ पे 7,500 का यहाँ पर आपको फायदा हुआ है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 285,000, 277,500, तो 500, देन 700, और ये आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये थोड़ा सा एरर यहाँ पर कुछ हो गया है, एक सेकेंड, पता नहीं क्यों स्टक हो गई है स्लाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, मीरा इज एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड इन मुंबई। मीरा एबीसी लिमिटेड में जॉब करती है मुंबई के अंदर। इसका एनुअल सैलरी इसको मिलता है बेसिक 8,40,000, डीए मिल रहा है इसको 2,52,000, कमीशन मिल रही है 1.5 लाख, जो कि सेल्स के आधार पर इसको दी है, यानी कि परसेंटेज कमीशन है। यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, और इसे HRA भी दिया जा रहा है 60,000 का, जिस पर ये 2,40,000 का एनुअल रेंट पे करती है मुंबई के अंदर। हमसे पूछा है HRA का कितना अमाउंट यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1013A। तो जब हम HRA का कैलकुलेशन करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल HRA रिसीव, देन हम देखते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और क्योंकि ये मुंबई में है तो हम यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी लेंगे। अब सैलरी कैलकुलेट करना जरूरी है, तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए देखिए, बेसिक मिल रही है इसको 252,000, है ना, कमीशन मिल रहा है 1.5 लाख का, और ये 8,40,000 इसको सैलरी मिल रही है। इसे आप टोटल करेंगे, यहाँ पर आएगा 10, 14, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 12,42,000। तो एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है, 60,000। रेंट पेड कर रहे हैं आप कितना, 2,40,000, और उसमें माइनस कर दीजिए 10% सैलरी का, तो सैलरी का 10% आएगा
124,200, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1,15,800 और 50% ऑफ सैलरी, इस सैलरी का हाफ कर दो तो 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 000। तो कुछ इस तरीके से अमाउंट आपके सामने आएगी। अब हम जब डिडक्शन क्लेम करते हैं, एग्जेम्पशन लेते हैं हम यहाँ पर, तो हम एग्जेम्पशन लेते हैं कि सबसे लीस्ट कौन सा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। तो लीस्ट कौन सा है, 60,000, जो कि एक्चुअल एचआरए हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 60,000 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू इन नेचर। इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का है, यानी कि रिकरिंग नेचर का है। वर्कमैन को वेजेस पे कर रहे हैं आप मशीन को इंस्टॉल करते टाइम, तो ये खर्चा आप एक ही बार करेंगे। आप लीगल फीस पे कर रहे हैं, है ना, ये खर्चा भी एक बार पे करेंगे। मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए फ्रेट चार्जेस लगे हैं, ये भी खर्चा एक बार करेंगे। लेकिन जो म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट हो रहा है किसी बिल्डिंग को खरीदने पर, ये टैक्स आप हर साल पे करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो आपका रेवेन्यू नेचर का है, दैट इज रिकरिंग नेचर, जो बार बार खर्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू। भाई ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल निकलता है कि जो भी आपकी नेट सेल्स है उसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर 75 क्वेश्चन आपसे कॉमर्स में पूछे जा रहे हैं तो इसमें अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, जैसे कि ये क्वेश्चन था। तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। Donations to the Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund are deductible only to a maximum of 10%। तो देखो 80G के अंदर जो डोनेशंस होते हैं यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 80E के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन लोन का, जो कि एसएससी ने अपने एम्प्लॉयर से लिया है, नहीं एम्प्लॉयर से नहीं लेना है लोन यहाँ पर। 80G का डिडक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी के लिए अप्लाई होता है, नो ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि 80E में डिडक्शन क्लेम करने के लिए यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितना आप हायर एजुकेशन का जो लोन है उसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 80E का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू स्टॉक वेरिफिकेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टॉक वेरिफिकेशन को लेकर गलत है। पहला कह रहा है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि कंट्रोल्स या फिर जो स्टॉक है वो सही जगह पर है या नहीं, है ना। रिव्यू करने से पहले इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना चाहिए कि उनकी प्लेस जगह पर है या नहीं, तो ये तो करेक्ट है। ऑडिटर जो है क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई कर सकता है अलग अलग एंट्रीज को चेक करके। ऑडिटर यहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन को ऑब्जर्व कर सकता है मैनेजमेंट टीम को कंडक्ट करके, उनको बोल सकता है कि भाई ठीक है आप मुझे अपना स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल्स दीजिए और मैं उसको ऑब्जर्व उसको चेक करके बता दूंगा। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर के लिए यहाँ पर एक लॉ बनाया गया है, स्टॉक्स को चेक करना पड़ेगा। अब सपोज करो उसके पास 100 करोड़ का स्टॉक रखा है, 200 करोड़ का स्टॉक रखा है, तो क्या ऑडिटर हर एक स्टॉक में जाकर चेक करेगा, नहीं, ये कोई लॉ नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है आपके स्टॉक वेरिफिकेशन को लेकर। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन द राइट्स ऑफ द ऑडिटर। तो इनमें से कौन सा सेक्शन ऑडिटर के राइट्स के बारे में बताता है, तो ये आप सबने पढ़ा है, सेक्शन 143 जो राइट्स के बारे में बताता है। इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सेक्शन 139 जो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 144 बताता है कि ऑडिटर कौन सी सर्विसेज नहीं देगा, नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, है ना। आपको ऑडिटर के सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, कुछ ही सेक्शंस हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे तो एग्जाम में आप अच्छे खासे मार्क्स को खो देंगे।
तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारे के सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़कर जाएं, स्पेशली फ्रॉम दी ऑडिटर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following expenses incurred by ABC Limited is capital in nature? इनमें से कौन से खर्चे ABC Limited के कैपिटल नेचर के हैं? कह रहा है हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आप एडवर्टाइजिंग पे और सेल्स प्रमोशन पे, तो ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप कस्टमर को जो डैमेजेस हो रहे हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आप फ्रीक्वेंटली करते रहते होंगे, जितने बार डैमेजेस होता होगा तो ये रिकरिंग नेचर का हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंडक्टिंग ट्रायल रन्स ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीनरी, नई मशीनरी इंस्टॉल हुई है और उसको चलाने पर थोड़ा बहुत खर्चा हमारा आ रहा है, तो जब हम कोई मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं तो उससे जुड़े हुए खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि लीगल फीस जो है पेड फॉर डिफेंडिंग अ सूट, आपके खिलाफ किसी ने केस किया, उसके लीगल फीस आप पे कर रहे हैं, है ना, तो भाई लीगल फीस पे कर रहे हैं, ये भी रिकरिंग नेचर की है। जितने बार केस कोर्ट में जाएगा, जितने बार उसकी हियरिंग होगी, उतने बार एक लॉयर अपनी फीस चार्ज करेगा, लीगल फीस यहाँ पर पेमेंट होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन सी में कह रहा है एक्सपेंसेस जो मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे लग रहे हैं, दैट इज फॉर कैपिटल नेचर, ठीक है। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटर्स राइट ऑफ लाइन? ऑडिटर का क्या मतलब है राइट ऑफ लीन का? सिंपल मतलब है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी कंपनी के, ये उनको क्या कर सकता है, उनको जब्त कर सकता है। तो ऑडिटर का राइट है वर्किंग पेपर्स को विदहोल्ड करना, नो। ऑडिटर का राइट है कि वो एडवर्स ओपिनियन दे किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, नो। ऑडिटर का राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन कर ले या डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर ले अगर उसे कुछ फिशी लगता है या फिर अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती, करेक्ट। ऑडिटर का राइट है कि अपना क्वालिफाइड ओपिनियन शो करे इफ अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर द हेड सैलरी, जब हम सैलरी हेड से इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम किसकी डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं? प्रोफेशनल टैक्स, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन या एंटरटेनमेंट अलाउंस? देखो, प्रोफेशनल टैक्स मिलता है 16 सब सेक्शन 3 में, हाउस रेंट पड़ा सेक्शन 13A में, स्टैंडर्ड डिडक्शन 10 कह रही हूँ 16(2) में, ठीक है। और एंटरटेनमेंट 16(1)IA है ना यहाँ पे, तो और यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) के अंदर। और एंटरटेनमेंट अलाउंस ही वो अलाउंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में रिसीव कर ली, दैट इज लाइबिलिटी। इसे आप कौन से हेड में क्लासिफाई करेंगे बैलेंस शीट के अंदर? तो देखिए, स्केड्यूल 3 में आपके अकाउंट्स बनते हैं जिसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके अंदर अगर आप इनकम रिसीव इन एडवांस को क्लासिफाई करेंगे तो किस में करेंगे? तो देखो, ये आता है आपके अदर करंट लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज तो है, करंट लायबिलिटीज है, लेकिन अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मिसेस गीता इज एम्प्लॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी जो कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन देती है उन्हें मुंबई में। इनकी सैलरी थी, बेसिक सैलरी थी 7,20,000 और कमीशन था 45,000 का, साथ ही साथ फेस्टिवल बोनस दिया है 24,000 का, है ना, और फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन मिला है इन्हें फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो भाई एम्प्लॉयर की तरफ से जो अमाउंट मिलती है वो यहाँ पर नहीं आता है ना, बोनस के तौर पर मिला है कोई भी अमाउंट, वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसको ऐड अगर आप करेंगे तो ये आएगा 4, 5, 6, 7, 8 7,89,000। आपको पता है जब हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिक सैलरी भी आती है, आपका DA भी आता है, ठीक है, कमीशन भी आता है, बोनस आता है, और कोई अदर मोड से अगर आपको पेमेंट करी है तो वो भी यहाँ पर आती है। हमसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट पूछा है, प्रोफेशनल टैक्स पे किया है 16,800, ठीक है, ये यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। वैल्यू ऑफ परक्विजिट पूछा है तो आपको याद होगा हम पॉपुलेशन के आधार पर इसको करते थे, है ना, और क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं है और मुंबई का है तो यहाँ पर हम 25 लाख से
का पॉपुलेशन अराउंड लेंगे तो 50% ऑफ सैलरी यहाँ पर हमें लेना होगा। तो 7,89,000 का 15% हमें करना होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। 789 इंटू 15, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40, 44, 7 5 जा 35, 39, देन 9 8 7, तो आ जाएगा 5 और 13 और 8 और 1 और 1 और एक 0 रह गया था, तो ये आएगा आपका ऑप्शन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, मैंने जैसे कि बताया आपको, तो उनसे घबराना नहीं है, हमें उन्हें भी सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप आसानी से इन्हें पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है। Which of the following statement in respect to TDS on rent, TDS on rent जो सेक्शन 194I के अंदर आता है, इसमें से ट्रू है। कह रहा है TDS की थ्रेशोल्ड लिमिट 1,80,000 होती है, नो, ये 2,40,000 होती है, ठीक है। कह रहा है जो टीनेंट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, लेकिन टैक्स ऑडिट प्रोविजन का यहाँ पर कोई भी मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है और वो टीडीएस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होगा, नो, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। लैंडलॉर्ड है जो प्रॉपर्टी का, वो टीडीएस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, नो। टीडीएस जो यहाँ पर पे किया जा रहा है वो प्लांट और मशीनरी को यहाँ पर कवर करता है, साथ ही साथ आपकी लैंड एंड बिल्डिंग को कवर करता है। प्लांट एंड बिल्डिंग पे 2%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% टीडीएस कट होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड अंडर सेक्शन 80TTA। 80TTA जो है ये आपके जो सेविंग्स आप करते हो, सेविंग डिपॉजिट्स आप करते हो, ठीक है, चाहे पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स आपने करी है, चाहे आपने किसी एसबीआई अकाउंट में अपनी सेविंग्स करी है, चाहे आपने किसी कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग करी है, तो उसके इंटरेस्ट पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80TTA के अंदर, ठीक है। कौन सी नहीं कर सकते, नॉट क्वालिफाई, तो भाई फिक्स डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। जो आपका एनपीओ के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, सॉरी क्या इंक्लूड होता है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इनकम और वो, नो, ये तो एक्रूअल बेसिस पे चलता है। क्या इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं, नो। क्या इसमें सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंसेस आते हैं, नो, रेवेन्यू नेचर के भी आते हैं। तो इसमें सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे और इनकम आते हैं जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। जैसे कि आपने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट देखा था, तो अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसे माइनस करते थे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, क्योंकि हम करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर इंक्लूड करते थे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ईयर का है तो माइनस और करंट ईयर का है तो प्लस, है ना। तो ये ट्रांजैक्शंस हम करते ही इसलिए थे क्योंकि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस आती थी जो कि रेवेन्यू नेचर की थी, है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमने जो है आज 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। 25 क्वेश्चन का ये हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर 1, जिसमें हम जून 2022 के एग्जाम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। ऐसे ही 25 क्वेश्चंस का लेक्चर 2 रखेंगे, 25 क्वेश्चन का लेक्चर 3 रखेंगे। यहां से आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देन इसी तरीके से सेम चीज फॉलो करते हुए हम 25, 25 और 25 इन तीनों को भी कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारी इवनिंग शिफ्ट के अंदर इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करेगा, ओके। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जब हम इन पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई है, कंप्लीट सेशंस भी कराए हैं और रिवीजन लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए
अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।